अच्छा, अपन इसमें आज डीसी मशीन की कुछ प्रॉब्लम्स क्लास डिस्कस कर रहे हैं। डीसी मशीन की इफिशिएंसी, पावर आउटपुट, मैकेनिकल पावर इनपुट, पावर इलेक्ट्रिकली आउटपुट, द लॉसेस, द इफिशिएंसी, द मैक्सिमम पॉसिबल इफिशिएंसी ऑफ द डीसी जनरेटर, ये सारे अभी डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। और इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था जनरेटेड वोल्टेज कितना होता है, आर्मेचर जनरेटेड वोल्टेज कितना होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होता है, टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, पावर आउटपुट कैसे आती है, आउटपुट करंट की इक्वेशन क्या होती है, फील्ड करंट कितना होता है, लोड करंट कितना होता है, टोटल करंट कितना होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स अपन ने डिस्कस किया है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने डीसी वाइंडिंग्स के बारे में डिस्कशन किया है, और उससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्जन, मैग्नेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन पे लेक्चर डिस्कस किया है। जो बहुत सारे लेक्चर्स जो है इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं। अपन ने वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जो है पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस जो एआईसीटी का सिलेबस है मशीन फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग भी हर एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, गेट है, आईईएस है, या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है हर एक ईच एंड एवरी कंटेंट जो सिलेबस का है वो इस अपने वीडियो लेक्चर्स में मिलेगा। आप इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा, उनको भी रेफर कर लीजिएगा कि उनको शेयर करें कि वो भी सब्सक्राइब करें, और अब वीडियो लेक्चर देखने के बाद डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने नॉलेज को एनहांस करें। कोई भी प्रॉब्लम आती तो हमें टैग करें, मेल करें, मैसेज करें, और हम लोग उनसे जो है कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहें। मुझे 23 इयर्स हो गए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मशीन्स पढ़ाते हुए। मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट में मैं काफ़ी नॉलेज रखता हूँ, और आप लोग उनके साथ डिस्कस करता हूँ। इससे मुझे भी नॉलेज में इन्हांसमेंट होता है। डेफिनेटली मेरे इस नॉलेज से आप लोगों को गेन होगा, फायदा होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एक मशीन है, ये डीसी मशीन है, ये डीसी मशीन है, सन जनरेटर है, और इसमें ये बैक ईएमएफ है, ये बैक ईएमएफ है, जनरेटेड वोल्टेज इसको कहते हैं। यहाँ पे इसको जनरेटेड वोल्टेज बोलते हैं, जनरेटेड वोल्टेज। और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, इधर से जाने वाला करंट को आर्मेचर करंट कहते हैं, इस करंट को फील्ड करंट बोलते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फील्ड रेजिस्टेंस होती है। और ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल होता है। और ये जनरेटर है तो ये एक लोड को सप्लाई करता है, यहाँ पे लोड लगा हुआ होता है। ओके, इसमें आने वाला करंट लोड करंट होता है, लोड करंट, नॉट फील्ड करंट, लोड करंट। और यहाँ से आने वाला करंट आर्मेचर करंट होता है। इसकी इक्वेशन अपन डिराइव करने की कोशिश करें कि कैसे इसकी इक्वेशन होती है, कौन सी आउटपुट पावर होती है, कौन सी मैकेनिकल पावर होती है, कौन सी टर्मिनल वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होती है। तो इन सबको अपन रेफर करने की कोशिश करें और डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। यहाँ जो वोल्टेज होता है वही यहाँ का वोल्टेज होता है, मींस इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। इस मशीन का आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज। ये वोल्टेज जो है जनरेटेड वोल्टेज से थोड़ा कम होता है, क्योंकि कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाता है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो जनरेटेड वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्मेचर रेजिस्टेंस, दैट इज IaRa। इतनी सी बात है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस IaRa वोल्टेज ड्रॉप ये हो जाता है। अब ये IA जो करंट है उसकी वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो IA करंट की जो वैल्यू होती है वो दो करंट का सम होता है, एक तो इधर जाने वाली करंट और एक इधर जाने वाली करंट। ये IF प्लस IL, दो करंट, लोड करंट है, फील्ड करंट। ये फील्ड करंट की जो वैल्यू होती है वो टर्मिनल वोल्टेज में फील्ड रेजिस्टेंस का भाग दे देते हैं तो फील्ड करंट आ जाती है। और लोड करंट की वैल्यू या तो गिवन होती है, और गिवन नहीं है तो टर्मिनल वोल्टेज में लोड रेजिस्टेंस का भाग देने से निकल जाती है। जो भी है, ऐसे करके आप जो है ये आर्मेचर करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो लोड करंट गिवन होगी, या तो लोड करंट गिवन होगी। लोड करंट गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फील्ड करंट आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लोड करंट के बराबर होती है।
अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करें तो इसकी वैल्यू लोड करंट के बराबर होती है, क्योंकि फील्ड करंट बहुत कम होती है डीसी मशीन में, 1 से 2% फील्ड करंट होती है, बाकी 98 to 99% जो है आर्मेचर करंट लोड करंट में होती है। फिर भी यदि अपन एग्जैक्टली कैलकुलेशन करना चाहिए, एग्जैक्टली लॉसेस कैलकुलेशन करना चाहें तो डेफिनेटली इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगी आपके पास, इसको मैं आईए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जनरेटेड वोल्टेज इंटू आईए दैट इज इक्वल टू वीटी इंटू आईए प्लस आईए स्क्वायर आर ए। आईए स्क्वायर आर ए लॉस हो गया है, ये आर्मेचर का लॉस है, आर्मेचर का लॉस है, आई स्क्वायर आर लॉस है, ये आर्मेचर कॉपर लॉस कहलाता है, इसको बोलते हैं आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस। ये जो पावर होती है ये एयर गैप पावर होती है, इसको एयर गैप पावर भी बोलते हैं, एयर गैप पावर या जनरेटेड पावर, जनरेटेड पावर। और ये टर्मिनल पे मिलने वाली पावर होती है वैसे टर्मिनल पावर, टर्मिनल पावर। ओके, आपको यदि इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है, ये तो अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला है कैलकुलेशन का, एफिशिएंसी कैलकुलेशंस का अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला है, तो आप इफिशियंसी कैलकुलेट करें अप्रोक्स में, तो टर्मिनल वोल्टेज इंटू आई आर ए डिवाइडेड बाई ईजी डिवाइडेड बाई आई ए, तो आई ए से आई ए कैलकुलेट हो जाता है। तो ये अप्रोक्स फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी डीसी मशीन का, अप्रोक्स फॉर्मूला होता है। ओके, अपन अप्रोक्स की बात नहीं करें, एग्जैक्टली फॉर्मूला को कैलकुलेट करना चाहें तो एफिशिएंसी होता है पावर आउटपुट, पावर आउटपुट वीटी इंटू आई ए, आई एन डॉट आई एल, नॉट आई ए, आई एल, टर्मिनल वोल्टेज इंटू आई एल divided by input that is EGIA। जनरेटेड वोल्टेज जो जनरेट होता है डीसी जनरेटर में, उसके अलावा भी लॉसेस हो जाते हैं, जनरेटर वोल्टेज होता है, तो अपन लॉसेस के साथ इलेक्ट्रिकल पावर के टर्म्स में कैलकुलेट करें तो VT इंटू आई एल प्लस कॉपर लॉस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई ए स्क्वायर प्लस आर ए प्लस कॉपर कोर लॉसेस दैट इज द मैग्नेटिक लॉसेस, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस, दे आर नोन एज कोर लॉसेस। अब मैं इस लोड करंट को अप्रोक्सीमेटली, ये लॉस और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ये करंट का स्क्वायर करते हैं तो इस करंट को लगभग आई एल ही मान लेता हूं। तो इस फॉर्मूले को मैं जब दोबारा से कैलकुलेट करता हूं तो ये वीटी डिवाइडेड बाई वीटी प्लस आई एल इंटू आर ए, आई एल का भाग दे दिया प्लस पी कोर डिवाइडेड बाई आई एल, ये कैलकुलेशन। वीटी से भी डिवाइड कर देते हैं तो ये वीटी 1 हो जाता है 1, ये वीटी से डिवाइड करते तो वीटी 1 डिवाइडेड बाई वीटी डिवाइडेड बाई वीटी। अब यदि इफिशियंसी की मैक्सिमम कैलकुलेशन करना चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं लोड करंट के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन डी एल ऑफ आई एल आर ए अपॉन वीटी प्लस कोर डिवाइडेड बाई वीटी इंटू आई एल इंटू वीटी, आई एल इंटू वीटी इज इक्वल टू 0। इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो पावर आती है कैलकुलेशन के अंदर, वो मैक्सिमम पावर की कंडीशन जो है कैलकुलेशन होगी। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन में आई एल का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो ये होता है आर ए डिवाइडेड बाई वीटी प्लस कोर कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, कोर डिवाइडेड बाई आई एल है तो आई एल स्क्वायर हो जाएगा, ये आई एल स्क्वायर हो जाएगा, पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वीटी हो जाएगा, वीटी हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 से वीटी कॉमन आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो पी कोर लॉसेस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी IL² इंटू RA। तो ये कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी मीन्स ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस, ये होता है वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस, तो मशीन जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी आउटपुट में देती है। कांस्टेंट लॉसेस इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस जिस कंडीशन में होते हैं उस कंडीशन में जो है मशीन में जनरेटर, डीसी जनरेटर मैक्सिमम एफिशिएंसी आउटपुट पे देगी। ये आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, अब यहां से अपन कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 200 वोल्ट, लोड करंट की वैल्यू गिवन है दैट इज 99 एम्पियर, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 200 ओम, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है दैट इज 0.1 ओम। बस ये सारी गिवन है, आपको सारी इस मशीन की इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट लॉसेस और मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जनरेटेड वोल्टेज की जो वैल्यू आई वो आ गई VT प्लस IA/RA। VT है 200 प्लस IA की वैल्यू हो गई, इधर जाने वाला करंट 1 एम्पियर हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 1 एम्पियर, सो टोटल करंट इज 100 ऑफ एम्पियर इनटू 0.1 दैट इज 10, so it is equal to 210 volt. This is the generated voltage, 210 volt. This is the generated voltage. Okay, the generated voltage. So the approx efficiency is the terminal voltage 200, the generated voltage 210 into 100 is the percentage efficiency. So 0 0 get cancel out. So it is equals to 21, 2000 divided by 21, which is approximately whatever it is 99, whatever it is, it is the efficiency. And exactly efficiency is power output, that is 200 into 99 divided by power output 200 divided into 99 plus power loss, so that is 100 square I square R, that is 0.1, plus power loss in the field winding also, so that is 1 square into 200 plus the core loss, so it is equals to 198.00 divided by 198.00 plus 100 into 100 means 1000 plus 200 plus core loss, so it is equals to 198.00 divided by, this is the variable losses, so this is 200, it becomes 20,000, 21,000 into 100, it will multiply, give the percentage value. So these two 0 get cancelled out, this 0 get cancelled out by this one, so it becomes 1980 divided by 21. 1980 divided by 21. This is the percentage efficiency. So it is not that 2000 by 21. It is approximately. It is 1980 divided by 21. It is exactly efficiency. Exactly the efficiency. Plus the core loss also. So the maximum possible efficiency is not only this one, plus the core loss. Okay.
Find out the maximum efficiency condition. This is the efficiency. Condition for the maximum efficiency is the armature, the variable losses is equal to the constant losses, core losses, or we can say the current is equals to the core losses divided by RA under the root. It will divide by the full load current. Will divide here the full load current, I full load, and I full load square, full load square. So this is known as the core loss divided by full load copper loss. This is the core loss upon full load copper loss. So this gives the value is equals to the ratio. So ratio of the current. The ratio of the current I armature with respect to I full load is equal to the core loss upon full load copper loss. So this is the way we can find out the condition for the maximum efficiency. So here the maximum efficiency we can calculate in this way. The efficiency maximum is equals to the power output upon power output plus copper loss plus core loss. So here the copper loss is also copper loss, so that the P output divided by P output plus P core plus P core, means twice of P core. So this is the value of maximum efficiency, maximum. Suppose that this is the machine which having the core loss is equals to 1600 watt. Then the maximum efficiency is the output power, that is 19800 divided by output power 19800. From where you are 9, if this is the voltage and this is the current, multiple of this is the output, and output plus 2 into losses, that is 1600. So it is equals to 19800 divided by 16 is 32. 32 means that's the 9 22,000 into 100 is the percentage. So these 2 0 get cancelled out, this is 0 get cancelled out, so it becomes 198 divided by 22. So this is the condition for the maximum efficiency, maximum. Okay. When this machine gives the maximum efficiency at what value of the current? Full load current. At what value of the full load current? So this is the armature current divided by full load current. So what the value of the armature current is? The full load current into the core loss divided by full load copper loss. So it equals to the core loss we know. I full load, the core loss we know, that is 1600 wattage, and copper loss that we have calculated here, that is 100 ampere current. The copper loss we have calculated. The copper loss is equals to 100 ampere current square into 0.1 plus, if we also can taking the field loss, otherwise the field we are ignoring, that is this is the 1000, this is the copper loss, this is equals to 1000, so it is 1000. The core loss divided by this one, so this is the 0.0000, so this is the under root, it becomes 4 divided by under root 10 is 3.1 something of field current. This is the armature current. So this is the value. Otherwise, suppose that this is the copper loss plus, here the
core loss is higher one. We have designed the core loss is the higher one. So maximum efficiency is not possible. So we will design the core loss is lesser one. Okay, we are taking one more example to explain that. One more example to clarify it. We are taking the series machine or compound machine for that. We are taking the compound one. We are taking the one of the compound machine. So there is a field. It is cumulative compound one. Okay. This is resistance of 0.1. This also having 0.1 resistance, 0.1 ohm. And this is the resistance of 200, or it is resistance of 500 ohm. This is the 200 of the voltage. 200 is the voltage. And field, this the load current is 50 ampere. Okay. So the field current is 200 divided by 500. This is the field current. You know, the field current is the voltage the same divided by resistance. So it is equal to 0.4 ampere. So the armature current is equals to 50 plus 0.4, that is 50.4 ampere. So the voltage drop IA, RA plus R series, which is equals to 50.4 into 0.1 plus 0.1, that is 0.2. So it is 50.4 into 0.2. So it is equals to 805 into 2 is 10. So it is 100.8 the volt. 100, not in the 10.08 volt. So the generated voltage here, the generated voltage comes out at 210.08 volt. Okay. The copper loss is equals to the IA square RA plus R series. So that is IA square is 50.4 square into this is 0.2. So this is 50.4 into 50.4 into 0.2. So 0.2 it the 10. Okay. So this is 2 into this. It becomes 50 this into 8010 divided by 1000. So it is equals to 1000 into 8. So it is 4032. So 4032. So then it is multiplied with a 0. So it comes out 3, and this is 40. Then this is 5840 and 40. So it is 5080. Okay. Divided by 000. So it is a 0 and 0. So it is comes out over here 500.032 watt. This is copper loss, and the core loss also the same for the maximum efficiency 508. So the efficiency maximum is equals to the power output. Power output is 200 into 50 divided by 200 into 50 plus 1016, the total loss. So it is equals to 10 into 000 divided by 10 into 000 plus 1016, that is 10 000 divided by 10 11,060.
into 100 percentage efficiency. So this is the way we can easily calculate the percentage efficiency in DC machine, and maximum possible efficiency will find out in this DC machine. Okay. Now we are taking the losses. The hysteresis means the core losses, the losses in DC machine, on the comparison, on dependency, on the equation, the losses in DC machine, losses in DC machine means here I am talking about the generator. Otherwise in general also. So one is copper loss. Copper loss is I square into IA square into RE plus I field square into RF. This is also considered as a copper loss. Otherwise it is considered as a constant loss also. Second thing, the constant loss. Constant losses. Constant losses means the core losses, the magnetic losses, the core losses, the magnetic losses. Core losses also counted as a magnetic losses plus mechanical losses. Jointly they are known as stray losses. Jointly they are known as stray losses. So here the core losses, they are classified as two types. The hysteresis losses the eddy current loss. Eddy current losses. The hysteresis losses, the eddy current losses. The hysteresis losses is equal to K is the constant into the frequency square into thickness square into the volume square into the flux density B square. Frequency square, thickness square, V not the voltage, is the volume square. And the eddy current losses is equal to K eddy into the frequency square. So here the not frequency square, hysteresis loss is directly proportional to the frequency, eddy current loss is square proportional to the frequency. Here the thickness T square. This is not the T square, this is the T. This is the volume V. This is not the B square. So how we can differentiate these? You know, here it depends upon the frequency, thickness, volume at B raised to power X, that is normally 1.6 for the iron. 1.6 for the iron. So here the M square, T square, V square and B square. So this is the difference. This is the difference between the eddy current losses and hysteresis losses. The hysteresis loss is not the square. The eddy are the square. So in this respect we can remember these things. You know, they say that power X, it depends upon the material which is used. For the iron, it is the 1.6. Otherwise, it is the eddy square is X and X is vary from 1 to 2.5.
and for the iron x is equals to 1.6, but we are not taking 1.6, we are taking normally 1.5. Okay, so this is the eddy current and hysteresis losses. You already know the hysteresis losses, the hysteresis loop curve as we have discussed already. अपन ने पहले वाले लेक्चर में हिस्टेरेसिस लूप कर्व जो डिफाइन किया था, उसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस को भी डिफाइन करने की कोशिश किया था। ये कैसे होते हैं, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जब भी फ्लक्स अल्टरनेट होता है, मींस फ्लक्स एक बार यूं जाएगा, 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 एक बार यूं जाएगा। फ्लक्स यदि अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है तो मटेरियल उस चेंज का अपोज करता है, क्योंकि मटेरियल के जो ग्रेन्स होते हैं वो उस डायरेक्शन में, उसका फ्लक्स का स्पिनिंग जो होती है वो उस डायरेक्शन में ओरिएंट होती है। अपोजिट होगा तो उसको ओरिएंट अलग अपोजिट होना पड़ेगा, उसका वो विरोध करता है। वहाँ एक रेजिडुअल प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से विरोध होता है, विरोध की वजह से एक लॉस होता है, उसको हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। अच्छा जी, अब एडी करंट लॉस क्या है? एडी करंट क्या होता है, किसी भी मटेरियल में जब फ्लक्स में वेरिएशन होता है तो वो एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो कोयल में भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिससे अपने इलेक्ट्रिकल मशीन जिनकी वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करती है। जब कोयल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो कोर में क्यों नहीं होता? कोर भी तो एक मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी थोड़ी कम होती है कॉपर से, लेकिन होती जरूर है। इलेक्ट्रिकली जो इंसुलेशन नहीं है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी होती है आयरन की भी, तो इसलिए वहां पे एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, तो आयरन तो बहुत सॉलिड बड़ा पीस होता है, उसकी वजह से उसमें एक करंट है जो छल्ले के रूप में प्रोड्यूस हो जाती है, मीन्स इस फॉर्मेट में करंट प्रोड्यूस हो जाती है एडी की। इसको एडी ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में रिंग को एडी कहते हैं। जो रिंग होती है ना, रिंग, फिंगर रिंग, उसको एडी बोलते हैं। तो एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, रिंग को बीच में से काट देते हैं, तो एडी जो है वो ऐसे ऐसे बीच में से काट देते हैं, तो एडी करंट को जो है पाथ छोटा हो जाता चला जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हर एक इलेक्ट्रिकल मशीन में जहां पे भी फ्लक्स में वेरिएशन होता है, फ्लक्स अल्टरेशन होता है, फ्लक्स में जो चेंज आता है, तो वहां एडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से जो एक लॉस होता है, एडी करंट लॉसेस, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं। कोर जो होता है एक सॉलिड पीस न होता है, आयरन का पीस न होके लेमिनेटेड पीस में बना होता है। और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सबसे पहले तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, कास्ट आयरन या आयरन। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। दूसरी बात, उसमें सिलिकॉन कंटेंट ऐड कर देते हैं। सिलिकॉन कंटेंट ऐड करने से उसमें जो रिवर्सल का अपोजिशन थोड़ा कम हो जाता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो जाता है। फिर उसके बाद और यदि कम करना होता है तो उसमें ग्रेन ओरिएंटेशन जो प्रोसेस होता है वो फ्लक्स कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ा देता है। तो फ्लक्स कैरिंग तो अपोजिशन प्रॉपर्टी जो होती है वो भी कम हो जाती है। रैंडम फैशन में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्पिन का वो बदल जाता है और एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ऐसे करके अपन एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने की कोशिश करते हैं। फिर भी ये सारे लॉसेस इलेक्ट्रिकल मशीन में होते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन में पावर आती है, अपन यदि पावर फिगर बनाए इलेक्ट्रिकल जनरेटर के लिए, जो डीसी जनरेटर की अपन यदि बात करें यहाँ पे, तो डीसी जनरेटर में यदि पावर इनपुट आती है तो मैकेनिकल पावर आती है। सबसे पहले यहाँ से पावर आई अंदर हुई, वो थी पावर मैकेनिकल। पावर मैकेनिकल आई तो मैकेनिकल पावर आते ही सबसे पहले वो घूमने लगता है, तो घूमने की वजह से कुछ लॉस होता है, उसको फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस बोलते हैं। पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज। उसके बाद पावर बाहर आती तो अब क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और जैसे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जैसे ही वो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड में रोटर रोटेट करने लगता है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक लॉसेस होते हैं। तो ये मैग्नेटिक लॉसेस, मैग्नेटिक, इसको कोर लॉसेस बोलते हैं। कोर लॉसेस होने लगते हैं, मींस इसमें एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस सम्मिलित होते हैं। उसके बाद पावर आउटपुट आती है। फिर पावर आउटपुट आती है तो फिर एक लॉस होता है, ये
जब इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, करंट फ्लो होने लग जाता है, करंट फ्लो होने की वजह से कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस। ये कंडक्टिंग लॉसेज या वेरिएबल लॉसेज कराते हैं। इसके बाद पावर आउटपुट आ जाती है, ये इलेक्ट्रिकल पावर, पावर इलेक्ट्रिकल, ये पावर फ्लो डायग्राम। ऐसे अपन मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो। यहाँ जो मैकेनिकल पावर है वो यहाँ से यहाँ जब क्रॉस कर रही होती है तो मैकेनिकल पावर, ये आपकी मैकेनिकल पावर है, यहाँ से जब यहाँ आती है तो क्या होती है, ये मैकेनिकल पावर मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नेटिक पावर। और मैग्नेटिक पावर यहाँ से जब यहाँ क्रॉस करती है तो इलेक्ट्रिकल पावर, ऐसे करके पावर का फ्लो होता है। तो ये मैंने आज आपको बेसिक जो पावर का फ्लो है, लॉसेस है, इफिशियंसी है, मैक्सिमम इफिशियंसी है, मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन है, और वो फील्ड जो टोटल जो करंट है, लोड जो है टोटल फुल लोड करंट है, उसका आर्मेचर करंट कितना परसेंटेज होगी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, ये सारी कैलकुलेशंस करने की बात की। लॉसेस मशीन में कौन कौन से होते हैं, लॉसेस का डायग्राम कैसे होता है, मैकेनिकल पावर में कौन से होते हैं। तो पहले मैकेनिकल पावर आएगी तो मैकेनिकल लॉस होंगे, फिर मैग्नेटिक पावर होगी तो मैग्नेटिक लॉसेस होंगे, फिर इलेक्ट्रिकल पावर होगी तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस होंगे। इस तरह से अपन को जैसे जैसे पावर कन्वर्जन होता है, जो पावर जिस फॉर्मेट में होती है उसी फॉर्मेट के जो लॉसेस वहाँ कैलकुलेट किए जाते हैं। ऐसे करके अपन जो मैकेनिकल जो है से पावर से लेके इलेक्ट्रिकल पावर तक जो है कन्वर्जन या ट्रांसफर का जो फिनोमेना को स्टडी करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेटली आपने मेरे यह वाला लेक्चर बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ होगा, और आप इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करें, रिपीट करें, आपको बहुत सारे गेन्स होने वाले हैं। और मेरे दूसरे लेक्चर्स को भी आप रिवाइज करें, रिपीट करें और देखते रहें। जो है इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली वेल टू सब्सक्राइब इट, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको कहें सब्सक्राइब करें, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को, सेम लेक्चर को जो सुन के डिस्कस करें। तो डिस्कशन करने से आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिकल जो नॉलेज होगी, और नॉलेज को आप डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये नॉलेज परमानेंट आपका एसेट बन जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इन सब पे अपने लेक्चर्स अवेलेबल है, हो जाएंगे आपको। और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस भी अपन रेगुलर बेसिस पे आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम और इश्यू आते हैं तो मेल, मैसेज या टैग करके आप उनको जो है शेयर कर सकते हैं, उसका जो आपको टाइमली सॉल्यूशन मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।